हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। आज इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के विज्ञान के लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि चैप्टर है धातु और अधातु से संबंधित है। केमिस्ट्री का ये टॉपिक है। तो इससे महत्वपूर्ण जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न है सभी प्रश्नों का एक संग्रह है, श्रृंखला इसमें है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से यानी यूपी बोर्ड 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, धातु वे तत्व हैं जिनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, जिनमें ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, जो हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, जो विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो जो धातु होते हैं उसमें कौन से गुण होते हैं? धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, यानी पहला का पहला ऑप्शन इसका सही होगा, पहला का पहला। दूसरा है, धातु जो सामान्यतः पर द्रव है, पारा, लोहा, ब्रोमीन, जल। तो ये इसमें पारा सही होगा, पारा सामान्यतः पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तीसरा, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी, उदासीन। तो जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। और धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं, तो तीसरा का दूसरा ऑप्शन सही होगा। चौथा इसमें उप धातु है सोडियम, कॉपर, मरकरी, एंटीमनी। तो जो उप धातु है इसमें एंटीमनी है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा, चौथा का चौथा। पांचवा है पीतल है, धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो जो पीतल होता है वो मिश्र धातु है, यानी पांचवें का चौथा ऑप्शन सही होगा। छठवां है मिश्र धातु कांसा में होते हैं, कॉपर टीन, कॉपर जिंक, एल्युमिनियम जिंक, जिंक टीन। तो जो कांसा होता है उसमें कौन कौन सी धातुएं पाई जाती है? वो होती है कॉपर और टीन पाया जाता है, यानी पहला ऑप्शन इसका सही होगा, छठवां का पहला। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, सातवां प्रश्न आते हैं, कांसे की प्रतिमाएं बनी होती है कॉपर जिंक की, कॉपर टीन की, कॉपर निकिल की, कॉपर आयरन की। इसमें कॉपर जो कांसा जो होता है वो किसका मिश्र धातु? कॉपर टीन का होता है, इसलिए जो इसमें सही ऑप्शन जाएगा दूसरा, सातवें का दूसरा। आठवां अमलगम होते हैं उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक, विषमांगी मिश्रण। तो जो अमलगम होते हैं वह होते हैं मिश्र धातु होते हैं, यानी आठवां का दूसरा ऑप्शन सही होगा। नवा प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को जमा कर सकती है? मरकरी, आयरन, गोल्ड, प्लेटिनम। तो इसमें सही ऑप्शन इसमें आयरन आता है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में जो आयरन है कॉपर से ऊपर स्थित है, इसलिए अधिक सक्रिय है, तो उसको विस्थापित कर देती है, जमा कर देती है। 10वां प्रश्न है, चार धात्विक तत्व ए, बी, सी और डी के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः इतने दिए हैं। इनमें से रासायनिक रूप से सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन है? ये पहचाना है। तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व वही होगा जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होगा। तो सबसे कम वाला यही है, -3.05 वाला, यानी ए वाला सही होगा। सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा? ये 10 का ये ऑप्शन सही होगा, पहला वाला। 11वां, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वह है Cu, Ag, Al, Pt। तो धातु जो होती है सरलता से ऑक्सीकृत होने वाली, इसमें कौन धातु है? यानी सरलता से ऑक्सीकृत का मतलब उसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी इसमें। तो कौन सा होगा? ये एल्युमिनियम की क्रियाशीलता इनसे अधिक है, यानी 11 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 12 प्रश्न है, Na, Mg, Cu तथा Au की सक्रियता का घटता हुआ क्रम है। तो रासायनिक श्रेणी के हिसाब से इसका देखेंगे क्रम, घटता हुआ क्रम। तो ये पहला ऑप्शन सही होगा। सबसे अधिक सक्रिय कौन है? सोडियम है, फिर मैग्नीशियम, फिर कॉपर, और सबसे कम सक्रिय Au यानी गोल्ड है। 12 का पहला ऑप्शन सही होगा। 13वां प्रश्न है, सिल्वर नाइट्रेट विलयन में तांबे की छीलन डालने पर विलयन नीला हो जाता है, इसका कारण है Ag+ आयन की उपस्थिति, Ag की उपस्थिति, Cu2+ आयन की उपस्थिति, NO3- आयन की उपस्थिति। तो इसका नीला रंग हो जाता है ये Cu2+ आयन की उपस्थिति कारण होता है, नहीं 13 का
तीसरा ऑप्शन सही होगा। Cu2+ आयन की जो का रंग होता है वो नीला रंग होता है, इसलिए उसकी उपस्थिति के कारण विलयन का रंग कैसा हो जाता है? नीला। 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही क्रिया कर लेती है? Cu, आयरन, मैग्नीशियम और सोडियम। तो इसमें कौन है जो सामान्य ताप पर ही जल से अभिक्रिया कर लेती है? तो ये है सोडियम इसमें, क्योंकि सोडियम की क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, तो सामान्य ताप पर ही जल से अभिक्रिया कर लेता है। 15 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है? Cu, Na, Fe, Mg। तो 15 का सही ऑप्शन इसमें दूसरा जाता है कि सोडियम, कि जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेती है। ये क्वेश्चन 14, 15 इसमें सेम है। 16वां प्रश्न इसमें आते हैं, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? तांबा, सोना, पोटेशियम, एल्युमिनियम। तो इसका सही ऑप्शन इसमें तीसरा जाता है, पोटेशियम जाता है, यानी 16 का तीसरा। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालना ये पोटेशियम करती है, पोटेशियम अधिक क्रियाशील धातु, इसलिए इसे। 17 है, आयरन कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसका कारण है? आयरन का परमाणु क्रमांक कॉपर के परमाणु क्रमांक से कम है, आयरन के इलेक्ट्रिक विभव कॉपर के इलेक्ट्रिक विभव से कम है, आयरन के इलेक्ट्रिक विभव कॉपर के इलेक्ट्रिक विभव से अधिक है, आयरन लवण की जल विलेयता अधिक है। तो आयरन जो होता है कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो कॉपर अधिक सक्रिय धातु हुआ, आयरन अधिक सक्रिय धातु हुआ, यानी आयरन का जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वह कॉपर से कम होना चाहिए, यानी 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा इसका, आयरन का इलेक्ट्रोड विभव कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव से कम है, 17 का दूसरा ऑप्शन। 18 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है? जिंक, कॉपर, सिल्वर, Hg। तो ये पहला इसमें होगा कि अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे, क्योंकि यह हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय धातु जिंक है, और ये जितनी भी धातुएं हैं सब हाइड्रोजन के नीचे है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। 19, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? Mg, Cu, Pt, Hg। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो इसमें पहचानेंगे सही ऑप्शन इसका मैग्नीशियम, 19 का पहला ऑप्शन। 20 है, निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? Fe, Zn, Cu, Mg। तो इसमें सही ऑप्शन इसका जाएगा Cu जाएगा, ये हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। 21 प्रश्न, एंटीमनी है धातु, अधातु, उपधातु, अक्रिय गैस। तो एंटीमनी जो है वह अधातु होता है, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा, 21 का दूसरा। 22 प्रश्न आते हैं, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? Cu, Zn, Ag, Ni। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा, 22 का तीसरा। इस सिल्वर, जर्मन सिल्वर इसमें नाम है, तो इसमें सिल्वर नहीं रहता है। तो हमेशा याद रखना है कि ये ऐसा मिश्र धातु है जिसमें नाम है जर्मन सिल्वर, लेकिन सिल्वर अनुपस्थित होता है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। 23 इसमें जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो 23 का इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, हाइड्रोजन, क्योंकि अम्ल से जितनी भी धातुएं अभिक्रिया करेंगे वो हाइड्रोजन ही गैस उत्पन्न करती हैं, यानी तीसरा ऑप्शन का 23 का सही होगा। 24 है, जिंक या टीन और पीवी इस धातु में कम क्रियाशील है, तो इन तीनों में से कौन कम क्रियाशील है? वो इसमें एल्युमिनियम कम क्रियाशील है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा, 24 का चौथा। 25 है, इनमें से कौन सा आयनिक यौगिकों का गुणधर्म नहीं है? उच्च गलनांक और क्वथनांक। इत है आयनिक यौगिकों का गुणधर्म, जल में कठोर और भंगुर,
जल में अविलेय था, गतिशील अवस्था में विद्युत के चालक, गलित अवस्था में विद्युत के चालक। तो इसमें पहचानना हम लोगों को कि इनमें से कौन सा आयनिक यौगिकों गुणधर्म नहीं है। ये जल में अविलेयता वाला गुणधर्म नहीं, जल में विलेय हो जाता है, यानी 25 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 26 प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें से विभिन्न तत्व कम खर्चे में आसानी से निष्कासित किए जा सकते हैं वह कहलाते हैं खनिज, अयस्क, यौगिक, लवण। तो वे कौन से तत्व कहलाते हैं? वे अयस्क कहलाते हैं। 26 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। परिभाषा अयस्क के उसके अनुसार इसमें ऑप्शन इसका सिलेक्ट कर लेंगे। 27 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, मैग्नेटाइट यमन का एक अयस्क है, हीमेटाइट मैग्नीशियम का अयस्क है, पायराइट फास्फेट का एक अयस्क है। तो इसमें कथन सत्य पहचाना है। तो इसमें 27 का पहला वाला सही है कि जो बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, और सब इसमें गलत वाक्य है। 28 है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है कोरंडम, रूबी, काओलिन, बॉक्साइट। तो ये बॉक्साइट है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, यानी 28 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 29 है चिली साल्टपीटर है सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। तो जो चिली साल्टपीटर होता है वह सोडियम नाइट्रेट होता है, NaNO3। तीसरा है अयस्कों के सांद्रण की फेन उत्प्लावन विधि प्रायः किस प्रकार के अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है? ऑक्साइड अयस्क के लिए, सल्फाइड के लिए, क्लोराइड के लिए, कार्बोनेट के लिए। तो किसके लिए? सल्फाइड के लिए प्रयुक्त होती है, यानी 30 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये कुछ प्रश्न इसमें है, अतिरिक्त प्रश्न है, तो इसको आंसर इसमें देंगे। निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया करता है? NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, MgCl3 एवं एल्युमिनियम धातु, FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। तो इसमें कौन सी युगल विस्थापन अभिक्रिया देते हैं, यानी एक दूसरे को कौन कौन विस्थापित करते हैं? तो ये इसमें डी ऑप्शन सही होगा कि सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर। जो कॉपर होता है वह सिल्वर को विस्थापित कर देता है, और इस तरह से ये युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न इसमें, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, ये सभी। तो लोहे के जो फ्राइंग पैन है उसको जंग से बचाने के लिए सबसे अच्छी उपयुक्त विधि इसमें क्या है कि जिंक की इसमें परत चढ़ाकर कर सकते हैं, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्योंकि ग्रीज लगाएंगे और पेंट लगाएंगे तो इसके कारण क्या होगा? ग्रीज और पेंट के कारण जो भोजन बनेगा इसमें दूषित हो सकता है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। तो कोई धातु इसमें पहचाना है। तो धातु इसमें कौन कि जो अधातु कार्बन है वो अधातु है, तो ये अलग हो जाएगा। कैल्शियम को देखेंगे तो कैल्शियम का ऑक्सीजन का यौगिक बनेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये आयनिक यौगिक भी है और उच्च गलनांक वाला है, उच्च गलनांक है जिसको चूना कहा जाता है। यह जल में विलेय भी है, तो यह तत्व हो सकता है क्या? कैल्शियम हो सकता है, यानी ये ऑप्शन इसका सही होगा। अन्य देखेंगे सिलिकॉन का जो होगा ऑक्साइड वह जल में अविलेय हो जाएगा, लोहे का ऑक्साइड भी जल में अविलेय हो जाएगा, लेकिन ये कैल्शियम का ऑक्साइड जल में विलेय होके क्या बनाता है? CaO प्लस H2O मिलकर क्या बनाता है? CaOH ट्वाइस बनाता है, यानी बुझा हुआ चूना बनाता है। फिर इसके बाद लास्ट प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टीन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है। तो इसमें खाद्य पदार्थों में के डिब्बों में जिंक के बजाय टीन का क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि जो टीन होता है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए ये भोजन गर्म भोजनों से क्रिया नहीं कर सकता है, इसलिए ये अच्छा माना जाता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस तरह से
इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।